नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे शानदार अध्याय को खोलते हैं जिसकी कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दबी रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण के महान चोल राजवंश की। शायद मौर्य, गुप्त या मुगल, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत के इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली हिस्सा दक्षिण में लिखा गया था। एक ऐसी शक्ति ने लिखा जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर भी हुकूमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जिसकी नेवी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी को लगभग एक चोल झील में तब्दील कर दिया था। चलिए इस शानदार कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर चोलों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया कैसे। वो कैसे दक्षिण भारत के सबसे अहम साम्राज्य के तौर पर उभरे। देखिए, इस साम्राज्य की नींव तो 9वीं शताब्दी में विजयालय ने रख दी थी, लेकिन इसे असली ऊंचाइयों पर मतलब इसके शिखर पर पहुंचाने का श्रेय दो महान शासकों को जाता है, राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। इन दोनों की उपलब्धियों का पैमाना देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ राजराज प्रथम थे जिन्होंने दक्षिण भारत को एक किया और एक बहुत ही तगड़ी नेवी तैयार की, तो वहीं उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने इस विरासत को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जरा सोचिए, राजेंद्र प्रथम का ये अभियान कितना महत्वाकांक्षी रहा होगा। पहले तो वो अपनी सेना को उत्तर में गंगा नदी तक ले गए, फिर उसी नेवी का इस्तेमाल करके हजारों मील दूर साउथ ईस्ट एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर हमला कर दिया। ये उस जमाने के हिसाब से एक असाधारण मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलिट्री अचीवमेंट। लेकिन चोलों की नेवी सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं थी, नहीं, वो उनकी आर्थिक ताकत का इंजन भी थी। इसी नेवी ने हिंद महासागर के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया और चोल साम्राज्य को बेइंतहा अमीर बना दिया। अब सैन्य शक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन चोल अपनी एक और चीज के लिए जाने जाते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो हैरान करने वाली हद तक मॉडर्न था। उनके इस पूरे सिस्टम के केंद्र में थी सभा, यानी कि ग्राम परिषद या विलेज काउंसिल। ये एक ऐसी संस्था थी जो गांव के ज्यादातर मामले लोकल लेवल पर ही निपटा देती थी। और ये सभाएं बहुत पावरफुल हुआ करती थीं। टैक्स वसूलने से लेकर छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करने और गांव में तालाब नहरें बनवाने तक सब कुछ यही संभालती थी। असल में गांव की पूरी जिंदगी इन्हीं सभाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये सभाएं इतनी ही जरूरी थीं तो इनके सदस्य कौन लोग बनते थे? उनका चुनाव आखिर होता कैसे था? और इसका जवाब चोलों की सबसे अनोखी और कमाल की बातों में से एक है। सदस्यों का चुनाव किसी ताकत या खानदान के आधार पर नहीं, बल्कि एक लॉटरी सिस्टम से होता था। मतलब पर्ची निकालकर। सोचिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस और सबकी भागीदारी का कितना अद्भुत उदाहरण है ये। शासन और युद्ध के अलावा चोल काल कला और संस्कृति के लिहाज से भी एक गोल्डन एज था। उन्होंने कुछ ऐसी कलाकृतियां बनाई जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। उनकी कला की दो सबसे बड़ी मिसालें यहाँ दिख रही हैं। एक तरफ तंजौर का वो विशाल बृहदेश्वर मंदिर है जो आर्किटेक्चर का एक चमत्कार है, और दूसरी तरफ कांसे यानी ब्रॉन्ज में ढली नटराज की वो अद्भुत मूर्तियां जो गति और सुंदरता का प्रतीक हैं। खास तौर पर नटराज की कांस्य मूर्ति तो भारतीय कला की एक पहचान ही बन गई। उसका संतुलन, उसकी ऊर्जा और उसके पीछे का गहरा फिलॉसफिकल मतलब उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक बनाता है। और हाँ, चोलों की बनाए ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे। ये उस समय के कम्युनिटी सेंटर हुआ करते थे, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थीं और कलाओं को भी खूब बढ़ावा मिलता था। इस दौर में साहित्य भी खूब फला फूला, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं में। तमिल में कंबन की रामायण और कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पंप, पोन्ना और रन्ना, ये सब इसी दौर की देन है। तो चोलों ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? उनका प्रभाव कितना गहरा और कितना टिकाऊ था? चलिए उनके योगदान का एक सार देखते हैं। अगर इसे संक्षेप में देखें तो चोलों ने हमें स्थानीय लोकतंत्र का एक बेहतरीन मॉडल दिया, समुद्री व्यापार पर दबदबे की एक मिसाल पेश की, कला के कुछ बेजोड़ नमूने दिए और क्षेत्रीय साहित्य को एक मजबूत नींव दी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। चोलों ने दक्षिण भारत पर लगभग 400 सालों तक राज किया, जो कि एक बहुत ही स्थिर और खुशहाल दौर था।
आखिर में हम कह सकते हैं कि चोलों ने दक्षिण भारत को एक ऐसी पहचान दी, एक ऐसा मजबूत ढांचा दिया जो आज भी वहाँ की संस्कृति, कला और समाज में जिंदा है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिर्फ सैन्य शक्ति पर ही नहीं बल्कि कला, व्यापार और स्थानीय स्वशासन को इतना महत्व दिया। आज की दुनिया उनके इस मॉडल से क्या सबक ले सकती है?